हर 3 में से 1 बच्चा ऑनलाइन बुली होता है और 2020 से बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम्स 400% बढ़ गए हैं। शॉकिंग है ना? आज हम ऐसी ही कुछ सीरियस बातों को अनपैक करेंगे। तो सोचना क्या, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और कमेंट करके बताओ कि तुम रेडी हो। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस है स्टैट्यूटरी बॉडीज पर। ये ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली। तो आज के लर्निंग मैप में क्या है, चलो देखते हैं। हम शुरू करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर से। फिर जंप करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के रोल पर। इसके बाद हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिमिटेशंस, एनसीडब्ल्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात और सारे कमीशंस को मर्ज करने के आइडिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में लोकपाल के रोल को भी डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला सवाल है, क्वेश्चन टेक्स्ट। 2025, the National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era, examine the existing policies, and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue. और ब्रॉड माइक्रो थीम है चाइल्ड सेफ्टी इन द डिजिटल एज। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। इंडिया के 472 मिलियन बच्चों में से लगभग 95% इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये एकदम नया चैलेंज है। हाँ, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। मान लो एक 10th ग्रेड स्टूडेंट है अनन्या। वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए फोन यूज करती है, बट सडनली उसे अननोन अकाउंट से बुलिंग मैसेजेस आने लगते हैं। उसके पेरेंट्स परेशान हैं। यही है चैलेंज इन द डिजिटल एरा। बिल्कुल। अब इस आंसर को 3 मेन पार्ट्स में देखते हैं। हाँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। शुरुआत में आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। Mention the staggering statistics, 95% of Indian children online and a 400% rise in cybercrime since 2020. ये एग्जामिनर का अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब कर लेगा। समझे? राइट, तो हुक से शुरू करना है। एग्जैक्टली। फिर आते हैं बॉडी के पार्ट 1 पर, चैलेंजेस। यहाँ 2 मेजर चैलेंजेस हैं। एक है ऑनलाइन सेफ्टी थ्रेट्स, जैसे साइबर बुलिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसके 2.4 मिलियन केसेस हैं, फिर डिजिटल एडिक्शन और आइडेंटिटी थेफ्ट। दूसरा है डिजिटल डिवाइड इश्यूज, मतलब गांव और शहर में फर्क, जेंडर गैप और इकोनॉमिक बैरियर्स। सिर्फ 15% रूरल बच्चों के पास क्वालिटी इंटरनेट है। ठीक है, चैलेंजेस के बाद क्या? अब आते हैं बॉडी पार्ट 2 यानी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। करंट लॉज क्या है? इसको टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना सबसे अच्छा है। पहला, पीओसीएसओ एक्ट 2012। ये ऑनलाइन अब्यूज कवर करता है, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट थोड़ा वीक है। फिर है आईटी एक्ट 2000, जिसमें साइबर क्राइम की प्रोविजंस है, पर वो चाइल्ड स्पेसिफिक नहीं है। और सबसे रीसेंट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये बच्चों का डेटा प्रोटेक्ट करता है, पर अभी इसका इंप्लीमेंटेशन पेंडिंग है। ओके, तो पॉलिसीज हैं पर गैप्स भी हैं। तो मेजर्स क्या सजेस्ट करने हैं? राइट। ये है बॉडी पार्ट 3, सजेस्टेड मेजर्स फॉर एनसीपीसीआर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे 2 हिस्सों में बांटो। पहला, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी बनाना, एक चाइल्ड डिजिटल राइट्स चार्टर लाना और स्कूल में मैंडेटरी डिजिटल लिटरेसी करिकुलम, सुरक्षित बचपन जैसा कैंपेन भी सजेस्ट कर सकते हो। सुरक्षित बचपन, कूल नाम है। हाँ और दूसरा हिस्सा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। एक 24/7 नेशनल चाइल्ड साइबर हेल्पलाइन, जैसे चाइल्ड लाइन 1098, हर स्टेट में चाइल्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स और टेक कंपनीज के साथ एक इंडस्ट्री एनसीपीसीआर पार्टनरशिप काउंसिल बनाना। फाइनली, कंक्लूजन में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को चाइल्ड सेफ्टी से कनेक्ट करो और एनसीपीसीआर के रोल को री एम्फेसाइज करो। सिंपल और पावरफुल। सही है। इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं मेरे दिमाग में। Right. जैसे इंट्रोडक्शन को और इम्पैक्टफुल कैसे बनाएं? अच्छा सवाल है। स्टार्ट विद द 400% स्टैटिस्टिक। इट्स अ पावरफुल हुक जो अचानक से अर्जेंसी दिखाता है। ओके। और चैलेंजेस को पॉइंट्स में लिखना आसान है, बट हाउ टू लिंक देम टू द एनसीपीसीआर's रोल? हर चैलेंज के बाद एक लाइन में लिखो कि एनसीपीसीआर इसको कैसे एड्रेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, साइबर बुलिंग के लिए मेंशन करो कि एनसीपीसीआर अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च कर सकता है। गॉट इट। अब ये बताओ, सजेस्टेड मेजर्स में पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल में बेसिक फर्क क्या है? पॉलिसी मतलब नियम या रूल्स बनाना, जैसे डिजिटल सेफ्टी पॉलिसी। इंस्टीट्यूशनल मतलब उस नियम को लागू करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जैसे साइबर हेल्पलाइन। मेक सेंस। और क्या आंसर में इतने सारे फैक्ट्स 95%, 400%, 2.4 मिलियन ये सारे याद रखना जरूरी है? सारे नहीं, पर 1-2 की स्टैटिस्टिक्स जैसे 400% राइज इन साइबर क्राइम्स आपके आंसर को बहुत क्रेडिबल बनाते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन में डिजिटल इंडिया मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये आपके आंसर को गवर्नमेंट की एक मेजर ऑनगोइंग इनिशिएटिव से जोड़ता है। इट शोज अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट क्वेश्चन, सुरक्षित बचपन जैसा नाम क्या हम खुद से सोच सकते हैं? बिल्कुल। ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग दिखाता है। इट मेक्स द आंसर यूनिक। ऑसम। चलो अब पॉज इन प्रैक्टिस सेइंग एनसीपीसीआर नीड्स अ टू-pronged strategy, strong policies and robust institutional mechanisms. चलो सब प्रैक्टिस करो। In short, the digital world offers opportunities, but NCPCR must create a shield to protect children from its dangers. चलो अब मार्केट के रेफरी की बात करते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन टेक्स्ट 2023. Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the multinational corporations in India. Refer to the recent decisions. Broad micro theme.
ensuring fair competition in the market. इसका कोर आइडिया ये है कि कोई भी बड़ी कंपनी स्पेशली MNCs अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। CCI यही इंश्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है ग्लोबल कार्ट। वो सिर्फ अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाती है और छोटे सेलर्स को नीचे। दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। CCI इस पे एक्शन लेगा। कूल ना? Exactly. Let's break down the answer structure for this. Introduction में start by defining CCI. ये एक statutory body है under the Competition Act 2022. इसका मेन काम क्या है? To prevent abuse of dominant position. और अगर आप Section 4 of the Act mention कर दें, तो it's a master stroke. वाओ, सेक्शन 4 नोटेड। फिर बॉडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन करो व्हाट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इसको क्लियरली डिफाइन करो यूजिंग द पॉइंट्स फ्रॉम सेक्शन 4, जैसे इंपोजिंग अनफेयर प्राइसिंग, जिसे प्रेडेटरी प्राइसिंग भी कहते हैं, या फिर लिमिटिंग प्रोडक्शन, डिनाइंग मार्केट एक्सेस, और एक मार्केट की डोमिनेंस को दूसरे मार्केट में एंटर करने के लिए यूज करना। ओके, डेफिनेशन क्लियर है। अब आते हैं CCI के रोल पर एग्जाम्पल्स के साथ। हाँ, बॉडी पार्ट 2 यही है, रोल ऑफ CCI विद एग्जांपल्स। यहाँ एग्जांपल्स क्रूशल है। एक, कर्टेलिंग एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसिंग। इसका एग्जांपल है हुंडई केस 2017, जहाँ डीलर्स को डिस्काउंट देने से रोका गया था। दूसरा, प्रिवेंटिंग लेवरेजिंग ऑफ मार्केट पावर। सबसे फेमस एग्जांपल, गूगल एंड्रॉयड OS केस 2022। गूगल ने एंड्रॉयड की डोमिनेंस का फायदा उठाकर अपने एप्स जैसे सर्च, क्रोम को प्रमोट किया। ओह हाँ, ये केस तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। फिर इंश्योरिंग इक्वल मार्केट एक्सेस, एग्जांपल है इंटेल इंडिया केस 2019, जहां वारंटी सिर्फ ऑथराइज्ड सेलर्स को दी जा रही थी। फिर इन्वेस्टिगेटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, Amazon एंड फ्लिपकार्ट इन्वेस्टिगेशन 2020-2021 इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहां कुछ सेलर्स को फेवर किया गया। और पांचवां, टैकलिंग डेटा मोनोपोली, जैसे गूगल स्मार्ट टीवी इन्वेस्टिगेशन 2021। इतने सारे एग्जाम्पल्स, ग्रेट। आंसर का अगला पार्ट क्या होगा? अगला, बॉडी पार्ट 3, रीसेंट एक्शंस इन पॉलिसी इन्फ्लुएंस। ये आपके आंसर को करंट अफेयर्स से लिंक करता है। इसमें मेंशन द पेनल्टी ऑन मेटा। 2024 में INR 213.14 करोड़ की पेनल्टी लगी, और कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को भी मेंशन करो। इसने डील वैल्यू थ्रेशोल्ड इंट्रोड्यूस किया टू स्टॉप किलर एक्विजिशंस बाय बिग टेक। फाइनली, कंक्लूजन। समराइज करो कि CCI का रोल आगे और भी क्रिटिकल होने वाला है, स्पेशली डिजिटल मार्केट्स में, टू एंश्योर कंज्यूमर वेलफेयर एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, CCI के रोल्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखना बेहतर है या पैराग्राफ्स में? यूज बुलेट पॉइंट्स विद क्लियर हेडिंग्स, जैसे कर्टेलिंग एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसिंग, फिर उसे 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करो विद अ स्पेसिफिक केस स्टडी। ये क्लीन और इजी टू रीड है। राइट। और कितने केस स्टडीज काफी हैं? कम से कम 3-4 स्ट्रॉन्ग रीसेंट एग्जांपल्स, गूगल, Amazon, फ्लिपकार्ट और हुंडई के केसेस एक्सीलेंट चॉइसेस हैं। कुल। ये किलर एक्विजिशन का क्या मतलब है? It's when a large company buys a small, innovative startup just to shut it down और future competition को खत्म कर देती है। अच्छा, और क्या सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट मेंशन करना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं, पर इसको मेंशन करने से डीप नॉलेज दिखता है एंड यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। याद रखना। ठीक है। और आंसर को MNCs पर कैसे फोकस रखें? सिर्फ MNCs के एग्जांपल्स यूज करो, जैसे गूगल, Amazon, मेटा, हुंडई। दिस डायरेक्टली एड्रेसेस द क्वेश्चंस को डिमांड। लास्ट सवाल, कंक्लूजन में इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जैसा हेवी वर्ड यूज करना ठीक है? हाँ बिल्कुल। इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड द लार्जर implications of CCI's role for the nation's economy. बहुत बढ़िया। चलो अब इसको रिहर्स करते हैं। CCI acts as a market watchdog to prevent the abuse of dominant position by MNCs using tools like investigations and penalties. Now pause and practice. In short, CCI ensures कि मार्केट रेस में सबको दौड़ने का अच्छा चांस मिले और कोई एक जायंट दूसरों के लिए ट्रैक ब्लॉक ना कर सके। चलो अब आते हैं ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021. Question text 2021. Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing the structural and practical limitations suggest remedial measures. Broad micro-theme, effectiveness and challenges of Human Rights Commissions. ये क्वेश्चन एक तरह से HRCs की रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। उन्होंने क्या अच्छा किया और कहाँ फेल हुए। इट्स अ बैलेंस्ड एनालिसिस। की डेथ हो जाती है, फैमिली NHRC जाती है, NHRC इन्वेस्टिगेट करके कॉम्पेंसेशन रिकमेंड करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसे मानने में देरी करती है। यही है इस क्वेश्चन का दर्द, पावर है पर तीथ नहीं। सही पकड़े। आंसर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करो विद द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसने NHRC और SHRCs को एस्टैब्लिश किया। एक सॉलिड डेटा पॉइंट दो, जैसे NHRC हैज रजिस्टर्ड ओवर 2.3 मिलियन केसेस सिंस 1993। This sets a positive tone initially. Okay, start with the good news. Yes. फिर बॉडी पार्ट 1 में contributions बताओ, उनके achievements, जैसे केस रेजोल्यूशन। Mention the 66,378 cases disposed of in 2023-24. Compensation orders, एक एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जैसे एक माइनर की डेथ के लिए 2 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन। उनकी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, जैसे फेक इनकाउंटर्स जैसे केसेस में इन्वॉल्वमेंट, और राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, अचीवमेंट्स क्लियर है। अब आते हैं लिमिटेशंस पर। राइट, अब आते हैं बॉडी पार्ट 2 यानी प्रॉब्लम्स पर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस। ये डिजाइन में ही कमी है, जैसे एडवाइजरी नेचर, उनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, ये पेपर टाइरा प्रॉब्लम है। फिर अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस में गवर्नमेंट डोमिनेंस,
रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेड बजट और जुरिस्डिक्शनल रिस्ट्रिक्शंस 1 साल से पुराने केस नहीं ले सकते। ओके, ये तो हुई डिजाइन फ्लॉज। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो है दूसरा हिस्सा, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ये डे टू डे वर्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जिससे केसेस ड्रैग होते हैं, और लिमिटेड स्टाफ एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। ओ, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? रिमीडियल मेजर्स? यही है बॉडी पार्ट्स 3। सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला, स्टैट्यूटरी पावर्स, रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग बनाओ। दूसरा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनका बजट बढ़ाओ। तीसरा, अपॉइंटमेंट रिफॉर्म्स, सिलेक्शन कमेटी में सिविल सोसाइटी को शामिल करो। और चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म दीज कमीशंस फ्रॉम रिकमेंडेशन बॉडीज टू इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। आप यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एज अ सक्सेसफुल मॉडल। ग्रेट ब्रेकडाउन। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस टैकल करते हैं। क्या लिमिटेशंस को स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल में स्ट्रक्चर करना इंपॉर्टेंट है? येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक क्लियर एनालिटिकल अप्रोच दिखाता है और एग्जामिनर को आपकी स्ट्रक्चर थिंकिंग समझने में हेल्प करता है। ठीक है। और डेटा पॉइंट्स जैसे 2.3 मिलियन केसेस बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए। एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन, जैसे ओवर 2 मिलियन केसेस बिल्कुल अच्छा काम करता है। इट एड्स वेट टू योर पॉइंट। ओके, रिमीडियल मेजर्स को लिमिटेशन से कैसे कनेक्ट करें? हर लिमिटेशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन सजेस्ट करो। जैसे एडवाइजरी नेचर के लिए रेमेडी है मेक रिकमेंडेशंस बाइंडिंग। एक लॉजिकल फ्लो बनता है। सही है। और पेपर टाइगर जैसा फ्रेज एग्जाम में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। फ्रेजेस लाइक दिस मेक योर आंसर मोर एक्सप्रेसिव एंड मेमोरेबल, पर हाँ, स्पेयरिंगली यूज करना। ठीक है। यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स का एग्जांपल देना जरूरी है? जरूरी नहीं, बट साइटिंग एन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस शोज दैट यू हैव अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये एक वैल्यू एडिशन है। लास्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन पॉजिटिव टोन से स्टार्ट करके फिर लिमिटेशंस बताना, इज दिस अ गुड स्ट्रेटजी? Yes, ये एक excellent strategy है for a critically analyzed type of question. It shows a balanced viewpoint, not a completely negative one. Perfect. अब practice time. To be truly effective, human rights commissions need to transition from advisory bodies to enforcement authorities with real power. Let's rehearse this. In short, HRCs have a big heart for justice, but they need stronger hands to deliver it. Time to level up. अब बात करते हैं कमीशन को सुपर पावर्स देने की। सवाल है 2020 से। Question text 2020. Which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. Broad micro theme, from statutory body to constitutional powerhouse. Essentially, सवाल ये है कि एक नॉर्मल लॉ से बनी बॉडी यानी स्टैट्यूटरी को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बनाएं, और इससे एनसीडब्ल्यू को क्या फायदा होगा? इसको एक स्कूल एनालॉजी से समझते हैं। एक क्लास मॉनिटर है जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके पास प्रिंसिपल यानी गवर्नमेंट की दी हुई पावर है, और एक हेड प्रीफेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसका रोल स्कूल के रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो हेड प्रीफेक्ट क्लियरली मोर पावरफुल और इंडिपेंडेंट है ना? ब्रिलियंट एनालॉजी। अब आंसर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोडक्शन में डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, मतलब मूविंग अ बॉडी फ्रॉम स्टैट्यूटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर मोर ऑटोनॉमी एंड पावर। एनसीडब्ल्यू का एग्जांपल मेंशन करो। फिर बॉडी पार्ट 1 है स्टेप्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 के अंडर स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना। दूसरा, एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन में कमीशन की कॉम्पोजिशन, पावर्स, फाइनेंसेस सब डिफाइन करना। और तीसरा, लीगल फ्रेमवर्क रिवीजन, पुराने स्टैट्यूटरी लॉ को रिपील करना। ओके, स्टेप्स क्लियर है। इससे एनसीडब्ल्यू को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? ये है बॉडी पार्ट 2, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर एनसीडब्ल्यू। सबसे पहले, एनहांस्ड अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिलेगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी क्योंकि उसका बजट चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा, और आर्बिट्ररी डिसोल्यूशन से प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, अ स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, रिकमेंडेशंस बाइंडिंग हो जाएंगी, ऑफिशियल्स को समन करने की पावर आएगी। वाओ! और इसका जेंडर जस्टिस पे क्या इंपैक्ट होगा? असली फायदा वही है। ये है बॉडी पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑन जेंडर जस्टिस। पहला, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, मोर फंड्स, बेटर कोऑर्डिनेशन। दूसरा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वुमेन सेंट्रिक लॉज जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट का बेटर एनफोर्समेंट होगा, स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट। कंक्लूजन में आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन की सक्सेस को मेंशन कर सकते हो, और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स जिन्होंने वुमेन को लोकल बॉडीज में 49% रिप्रेजेंटेशन दिया, एक मॉडल के तौर पर पेश कर सकते हो। ग्रेट। चलो लेट्स फायर सम क्रॉस क्वेश्चंस। आर्टिकल 368 मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अमेंडमेंट्स के लिए एंड शोज द एग्जैक्ट प्रोसीजर। राइट। चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब है कि कमीशन के फाइनेंसेस पार्लियामेंट में एनुअल वोट के सब्जेक्ट नहीं है। इससे गवर्नमेंट के विन से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। अच्छा, एनसीडब्ल्यू के बेनिफिट्स बताते हुए क्या हम एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस को हिंट कर सकते हैं? Yes, that's a great way to link ideas. For example, constitutional status would give it binding powers, overcoming its current advisory only limitation. स्मार्ट। और 73rd 74th अमेंडमेंट वाला एग्जांपल कंक्लूजन के लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये एक रियल सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ने ग्रासरूट्स लेवल पर वुमेन के लिए मैसिव एम्पावरमेंट लाया। आपका आर्गुमेंट कन्विंसिंग बनता है। सही है।
आंसर में ग्रेटर जेंडर जस्टिस और एम्पावरमेंट दोनों एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना जरूरी है। हाँ, क्वेश्चन ने दोनों पूछा है। जस्टिस रिलेट्स टू लीगल राइट्स एंड रेड्रेसल, एम्पावरमेंट इज ब्रॉडर कवरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, दोनों को कवर करना है। ओके, और क्या हेड प्रीफेक्ट वाली एनालॉजी एग्जाम में यूज कर सकते हैं? वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बट एग्जाम में फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना बेटर है। आप सिंपली ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड पावर लिख सकते हैं। Got it. Let's practice. Constitutionalization via Article 368 would transform the NCW from a statutory advisor to a constitutional enforcer for gender justice. Practice saying this. In short, constitutionalization is like giving the NCW a powerful shield and a sharp sword directly from the Constitution itself. एक से भले दो, या फिर a single powerful one. ये है अगला सवाल from 2018, question text 2018. Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case. Broad micro theme, consolidation versus specialization of commissions. This is a classic debate question. क्या हमें NCSC, NCW, NCM जैसे अलग-अलग कमीशंस चाहिए या एक सिंगल सुपर कमीशन अच्छा है? इसको एक हॉस्पिटल की तरह सोचो। क्या एक जनरल फिजिशियन यानी अम्ब्रेला कमीशन सभी बीमारियों के लिए अच्छा है, या फिर हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और बोन्स के लिए ऑर्थोपेडिक यानी स्पेशलाइज्ड कमीशंस जरूरी हैं? परफेक्ट एनालॉजी। इस आंसर में आपको दोनों साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट प्रेजेंट करने होंगे। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम। मल्टीपल कमीशंस लीड टू ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन। फिर क्वेश्चन को रीफ्रेज करके डिबेट सेट करो। फिर बॉडी पार्ट 1 में आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ मर्जर। मर्जर के फायदे क्या हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, लेस ब्यूरोक्रेसी, सिंगल विंडो फॉर ग्रीवेंसेस। और दूसरा कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज, जैसे एक दलित वुमन जो कास्ट और जेंडर दोनों डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। बेटर डेटा शेयरिंग। ठीक है, ये तो हुए मर्जर के प्रोज। कॉन्स क्या है? वो है बॉडी पार्ट 2, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मर्जर। पहला, स्पेशलाइज्ड फोकस लॉस्ट। अलग अलग ग्रुप्स की यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एक अम्ब्रेला बॉडी शायद सब पर ध्यान ना दे पाए। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, मेंशन करना कि SC/ST कमीशंस का एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर आर्टिकल 338 जो डाइल्यूट हो जाएगा। और तीसरा, ऑपरेशनल चैलेंजेस, एक नई सिंगल कमीशन में मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग और ब्यूरोक्रेटिक ओवरलोड का रिस्क है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? बीच का रास्ता? एग्जैक्टली वो है बॉडी पार्ट 3 वे फॉरवर्ड, अ बैलेंस्ड अप्रोच। एक हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट कर सकते हैं। अलग कमीशंस रखो बट क्रिएट अ कोऑर्डिनेटिंग अम्ब्रेला बॉडी, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे इंटर कमीशन कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्रिएट करना। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि अ कंप्लीट मर्जर माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव, अ बैलेंस्ड अप्रोच फोकसिंग ऑन कोऑर्डिनेशन इज बेटर। आप नीति आयोग के सोशल जस्टिस इंडेक्स या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। टाइम फॉर सम शार्प क्रॉस क्वेश्चंस। क्या इस आंसर में एक साइड लेना है या दोनों पर्सपेक्टिव्स दिखाने हैं? क्वेश्चन पूछता है आर्ग्यू योर केस, लेकिन बेस्ट अप्रोच है कि आप दोनों साइड्स दिखाएं और फिर एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड को अपने फाइनल आर्गुमेंट के रूप में प्रपोज करें। ओके, आर्टिकल 338 का मेंशन करना यहाँ क्यों इतना क्रिटिकल है? क्योंकि ये मर्जर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है। ये दिखाता है कि कुछ कमीशंस का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्टेटस है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। गॉट इट। ये इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटीज क्या होता है? इसका मतलब है जब एक पर्सन मल्टीपल आइडेंटिटीज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। फॉर इंस्टेंस, एक पुअर डिसेबल्ड वुमन फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो एक सिंगल कमीशन शायद पूरी तरह न समझ पाए। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं? यू कैन सजेस्ट अ मॉडल जहां सभी स्पेशलाइज्ड कमीशंस के हेड्स एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाएं जो ओवरलैपिंग केसेस को हैंडल करने के लिए रेगुलरली मीट करें। सही है। कंक्लूजन में नीति आयोग का जिक्र क्यों किया गया है? ये कंटेम्पररी एग्जांपल है एक ऐसी बॉडी का जो डिफरेंट वर्टिकल्स के बीच कोऑर्डिनेट करती है। इससे आपका वे फॉरवर्ड ज्यादा प्रैक्टिकल और वेल रिसर्च लगता है। लास्ट सवाल, इस क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन को एंगेजिंग कैसे बनाएं? Start with the hospital analogy in your mind, but write formally. India's landscape of rights protection is characterized by a paradox, a multiplicity of commissions designed for focused attention, yet often leading to operational inefficiencies. Brilliant. Now let's practice this line. The solution lies not in a complete merger, but in a coordinated federalism of commissions, preserving specialization while enhancing efficiency. Rehearse. In short, instead of putting all specialists in one room, it's better to make them talk to each other more effectively. हम फिर से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कराते हैं, बट एक अलग एंगल से। सवाल है 2017 से। क्वेश्चन टेक्स्ट 2017. Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face in both public and private sphere? Give reasons in support of your answer. Broad micro theme, performance audit of the National Commission for Women. This question is a direct evaluation of NCW's performance. क्या वो effective है या नहीं? Again, a balanced answer is key. Imagine NCW as a superhero. क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सुपर हीरो सिटीज यानी पब्लिक स्फेयर और घरों यानी प्राइवेट स्फेयर दोनों में लोगों को बचा पा रही है, और उसके पास क्या पावर्स हैं और क्या लिमिटेशंस? Exactly. Let's structure the analysis. Introduction में introduce NCW. Established in 1992, apex statutory body. State करो कि उसने significant contributions किए हैं, but its effectiveness is hampered by certain limitations. फिर body part 1 में achievements of NCW. Start with the positives.
लीगल एडवोकेसी में उनका रोल इन द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 मेंशन करो। पब्लिक सेफ्टी इनिशिएटिव्स जैसे ट्रेन्स में वुमेन ओनली कंपार्टमेंट्स, क्राइसिस इंटरवेंशन जिसमें वन स्टॉप सेंटर्स एंड द वुमेन्स हेल्पलाइन 181 आते हैं। ओके, अचीवमेंट्स क्लियर हैं। अब वीक पॉइंट्स क्या हैं? अब आते हैं बॉडी पार्ट 2, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। पहला, लिमिटेड लीगल अथॉरिटी, ये मेनली एडवाइजरी है, नो एनफोर्समेंट पावर्स। रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। दूसरा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इनएडिक्वेट फंडिंग और स्टाफ स्पेशली रूरल एरियाज में। और तीसरा, रिप्रेजेंटेशन इश्यूज, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? वे फॉरवर्ड। सॉल्यूशंस यानी बॉडी पार्ट 3, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लीगल पावर्स इनहेंस करना, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिससे ये 2020 के क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाता है, बजट इंक्रीज करना। दूसरा, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स, कंप्लेंट रिड्रेसल को स्ट्रीमलाइन करना, डिजिटल प्रेजेंस इनहांस करना फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि एनसीडब्ल्यू इंपैक्टफुल रही है बट नीड्स मोर पावर एंड रिसोर्सेज। आप ऑस्ट्रेलिया के 1800respect.org.au का एग्जाम्पल दे सकते हैं एज अ सक्सेसफुल सपोर्ट मॉडल। टाइम फॉर अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। ये क्वेश्चन 2021 के ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले क्वेश्चन से अलग कैसे है? 2021 का क्वेश्चन सभी एचआरसीज के बारे में जनरल था। ये वाला स्पेसिफिक टू एनसीडब्ल्यू है और उसकी परफॉर्मेंस इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स। तो आपके एग्जांपल्स वुमेन सेंट्रिक होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्फीयर्स को कैसे एड्रेस करें? स्पेसिफिक एग्जांपल्स यूज करो। वर्कप्लेस हरासमेंट एक पब्लिक स्फीयर इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस एक प्राइवेट स्फीयर इशू है। दिखाना है कि एनसीडब्ल्यू के पास दोनों के लिए इनिशिएटिव्स हैं। ओके, वर्कप्लेस एक्ट 2013 का एग्जांपल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक मेजर लेजिस्लेटिव अचीवमेंट है जहां एनसीडब्ल्यू की एडवोकेसी ने की रोल प्ले किया। ये उसकी सक्सेस का कॉन्क्रीट प्रूफ है। और ऑस्ट्रेलियाज 1800respect.org.au का एग्जांपल क्यों यूज किया? ये एक फॉरवर्ड लुकिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क प्रोवाइड करता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम कैसा हो सकता है। इससे आपका वे फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। सही है, एडवाइजरी रोल वाली लिमिटेशन को बार-बार मेंशन करना ठीक है। हाँ, क्योंकि ये इन कमीशंस की सबसे बड़ी फंडामेंटल वीकनेस है। इट शोज यू आइडेंटिफाइड द कोर प्रॉब्लम। और आखिरी सवाल, क्या हम इस आंसर में कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन वाला पॉइंट डाल सकते हैं? बिल्कुल, वे फॉरवर्ड में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना एक की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ये इस आंसर को दूसरे रिलेटेड टॉपिक से स्मार्टली लिंक करता है। Great insights. Let's rehearse this. While the NCW has been a crucial voice for women, its effectiveness is limited by its advisory nature. It needs legal teeth to truly bite. Now, you practice. In short, the NCW has successfully raised the alarm on women's issues but needs more authority to fight the fires. Okay, अब देखते हैं कि NHRC अकेले काम करता है या टीम में। सवाल 2014 से है। Question text 2014, the National Human Rights Commission, NHRC, in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation, assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards. Broad micro-theme, NHRC as a team player in human rights protection. The key word here is complement. Question सिर्फ NHRC की पावर के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वो जुडिशरी और दूसरी बॉडीज के साथ कैसे काम करता है। इसको एक क्रिकेट टीम की तरह सोचो। जुडिशरी फास्ट बॉलर है जो फाइनल डिसीजन यानी विकेट लेता है। NHRC एक ग्रेट फील्डर है, अ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर। वो बॉल को रोकता है, प्रेशर बनाता है और बॉलर की हेल्प करता है। Fantastic analogy. Let's structure the answer. Introduction में start with the core idea. NHRC is not a substitute for courts but a complementary body. आप दिल्ली हाई कोर्ट के उस रूलिंग का जिक्र कर सकते हैं जिसमें NHRC recommendations को बाइंडिंग बनाया गया था, which strengthens its role. फिर बॉडी पार्ट 1, रोल एज अ कॉम्प्लीमेंट टू जुडिशरी। पहला, क्वाज़ाई जुडिशियल पावर्स, ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है और कॉम्पनसेशन रेकमेंड कर सकता है जिससे कोर्ट्स पर बर्डन कम होता है। दूसरा, सुओ मोटो एक्शंस, वो खुद से केसेस उठा सकता है जिससे ऐसी इश्यूज आगे आती हैं जो शायद कोर्ट्स तक ना पहुंचे। तीसरा, स्पेशल रैपोर्टर्स, वो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है जो कोर्ट्स के पास शायद ना हो। राइट, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ सिनर्जी। ये है बॉडी पार्ट 2, सिनर्जी विद अदर इंस्टीट्यूशंस, जैसे कोऑर्डिनेशन विद SHRCs, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जैसे ए स्टेटस विद ज्ञान हेरी, और सिविल सोसाइटी इंटरफेस, NGOs के साथ मिलकर ग्रास रूट्स लेवल पर राइट्स मॉनिटर करना। और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे रखता है? गुड क्वेश्चन। ये है बॉडी पार्ट 3, स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, वो पार्लियामेंट में एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है, और रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। कंक्लूजन में उसके कॉम्प्लीमेंट्री रोल को समराइज करो। लैंडमार्क NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996 केस को मेंशन करो और सजेस्ट करो कि लोक अदालत के साथ कोऑर्डिनेशन से उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ेगी। रेडी फॉर सम क्विक फायर क्रॉस क्वेश्चंस। क्वाजी जुडिशियल का सिंपल मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक अ कोर्ट बट नॉट अ कोर्ट। उसके पास कोर्ट की कुछ पावर्स हैं, जैसे विटनेसेस को समन करना, बट वो जज की तरह फाइनल बाइंडिंग जजमेंट नहीं दे सकता। अच्छा, गांड्री का जिक्र करना जरूरी है? ये एक हाई वैल्यू पॉइंट है। ये NHRC की इंटरनेशनल स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी दिखाता है। राइट। NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश केस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस था जिसने NHRC की पावर और लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश किया। ये दिखाता है कि हाईएस्ट कोर्ट भी उसके रोल को सपोर्ट करता है। ओके,
और पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करने से अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है? ये गवर्नमेंट के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ओपनली डिबेट होने के लिए फोर्स करता है। इससे एक्शन के लिए पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है। सही है। क्या इस आंसर में एनएचआरसी की लिमिटेशंस जैसे नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस मेंशन करना अच्छा है? यस, ब्रीफली इन द कंक्लूजन एज पार्ट ऑफ द वे फॉरवर्ड आप कह सकते हैं डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रोल इज वाइटल। लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट एनालॉजी अच्छी है पर इसको फॉर्मली कैसे लिखें? फील्डर की जगह आप लिख सकते हैं The NHRC acts as a crucial ancillary body supporting the judiciary by undertaking investigative and fact-finding missions, thereby reducing the judicial docket. Perfect. Let's practice. The NHRC is not a parallel judiciary, but a synergistic partner that strengthens the entire ecosystem of human rights protection. Rehearse this line. In short, NHRC isn't the main star of the show, but the best supporting actor that makes the whole movie a hit. And finally, let's talk about India's biggest anti-corruption watchdog. सवाल है 2013 से. Question text 2013. A national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs. Discuss. Broad micro theme. Limitations of an institution in fighting systemic corruption. ये एक थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। क्या एक पुलिस ऑफिसर यानी लोकपाल अकेले पूरे सोसाइटी की बुराई यानी इमोरैलिटी को खत्म कर सकता है? सही बात है। Imagine traffic rules. एक सख्त ट्रैफिक पुलिस यानी लोकपाल अचानक से चालान काटना शुरू कर दे। कुछ लोग डरेंगे पर जब तक लोगों की माइंडसेट चेंज नहीं होगी वो सिग्नल तोड़ते रहेंगे। करप्शन भी ऐसी एक इमोरैलिटी है। एक्सीलेंट पॉइंट। इस आंसर को लोकपाल से आगे जाना होगा। इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट से एग्री करो, एक्नॉलेज करो कि लोकपाल एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है, बट इट अलोन कैन नॉट सॉल्व द डीप रूटेड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक इमोरैलिटी। फिर बॉडी पार्ट 1 में लिमिटेशंस ऑफ लोकपाल बताओ, इसके स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, डेटा यूज करो, सिर्फ 2426 कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड फ्यू मेजर केसेस हैंडल्ड, implementation gaps, सिर्फ 24 cases investigated in 5 years, procedural delays, 68% complaints disposed of without action. ओके, तो लोकपाल खुद परफेक्ट नहीं है और इसके कंट्रोल से बाहर क्या इश्यूज हैं? ये है बॉडी पार्ट 2, ब्रॉडर इश्यूज बियॉन्ड लोकपाल्स परव्यू, जैसे सिस्टेमिक करप्शन। इंडिया के रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मेंशन करो, 96 इन 2024। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, इमोरैलिटी, सोसाइटल वैल्यूज और एथिकल डिग्रेडेशन से आती है। और पॉलिटिकल विल, 118 केसेस पेंडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। ये पॉलिटिकल कमिटमेंट की कमी दिखाता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? अगर सिर्फ लोकपाल नहीं तो क्या? यही है बॉडी पार्ट 3, रिक्वायर्ड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। पहला, प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, डीबीटी। दूसरा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, सीवीसी, सीएजी, सीबीआई को भी एम्पावर करना। और चौथा, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट, आरटीआई और सोशल ऑडिट्स यूज करना। कंक्लूजन में कहो कि इमोरैलिटी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। लोकपाल इज जस्ट वन सोल्जर, हमें एक पूरी आर्मी चाहिए। आप हांगकांग के आईसीएसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं एज अ सक्सेसफुल मॉडल। Let's wrap up with the final set of cross questions. क्या इंट्रोडक्शन में ही स्टेटमेंट से अग्री करना रिस्की है? डिस्कस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल नहीं। इट शोज अ क्लियर स्टैंस। आप प्रेमिस से अग्री कर रहे हैं और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, जो डेटा आपने दिया 2426 कंप्लेंट्स, 24 केस, उसे बेस्ट कैसे यूज करें? यूज इट टू मेक योर पॉइंट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स कॉन्क्रीट। सिर्फ ये कहने के बजाय कि इट्स इनइफेक्टिव, कहो इट्स इनइफेक्टिवनेस इज हाईलाइटेड बाय द फैक्ट दैट इट इन्वेस्टिगेटेड ओनली 24 केसेस इन 5 years। स्मार्ट। पब्लिक इमोरैलिटी और करप्शन में क्या फर्क है? Corruption is a form of public immorality, specifically related to bribery and misuse of power. Public immorality एक broader term है जिसमें lack of ethics, nepotism, dishonesty सब आता है। अच्छा, हांगकांग आईसीएसी मॉडल अच्छा एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि वो अपने 3-pronged approach के लिए जाना जाता है, investigation, prevention and community education। ये इस आर्ग्यूमेंट को परफेक्टली सपोर्ट करता है कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जरूरी है। सही है। सीवीसी, सीएजी और सीबीआई को इस आंसर से कैसे लिंक कर सकते हैं? एंटी करप्शन मशीनरी के दूसरे क्रूशियल कॉग्स के रूप में मेंशन करो। लोकपाल तब तक सक्सीड नहीं कर सकता जब तक ये कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस वीक है। लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन को मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए कैसे स्ट्रक्चर करें? एक पावरफुल फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ एंड करो। फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेटली द लोकपाल कैन बी अ डिटरेंट, बट द ट्रू वैक्सीन अगेंस्ट पब्लिक इमोरैलिटी लाइज इन द एथिकल फाइबर ऑफ सोसाइटी, नर्चर्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्टिव सिटीजनशिप। This is brilliant. Okay, final rehearsal. The Lokpal is a necessary but not sufficient condition to cure public immorality. The real solution requires a holistic societal transformation. Pause and practice. In short, the Lokpal can punish the crime, but it cannot change the criminal's mind. For that, we need a much bigger effort. Wow, what a deep analysis. हमने NCPCR की डिजिटल चैलेंजेस से लेकर लोकपाल की फिलोसॉफिकल लिमिटेशंस तक सब कुछ कवर किया। बिल्कुल। आज हमने देखा कि स्टैट्यूटरी बॉडीज इंडियन गवर्नेंस की बैकबोन है। हर कमीशन का एक स्पेसिफिक रोल है, पर सबके सामने कुछ कॉमन चैलेंजेस भी हैं, जैसे पावर, रिसोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि एनसीपीसीआर को बच्चों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच बनाना है। सीसीआई मार्केट में बिग टेक एमएनसीज के लिए स्ट्रिक्ट रेफरी का काम करता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल से काम करते हैं, पर उन्हें और पावर चाहिए। हाँ,
और एनसीडब्ल्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से जेंडर जस्टिस में एक रेवोल्यूशन आ सकता है। और आखिर में लोकपाल करप्शन से लड़ सकता है, पर पब्लिक इमोरलिटी को खत्म करने के लिए पूरे सोसाइटी को साथ आना होगा। और अब एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की इतनी बात की, बट व्हाट इफ द रियल पावर लाइज नॉट इन क्रिएटिंग अ परफेक्ट कमीशन but in empowering every citizen with information and a voice so they become the ultimate watchdog of democracy? सोचो जरा। क्या बात है, दैट्स अ पावरफुल थॉट टू एंड ऑन। अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।